हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एक और नई वीडियो जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मैं जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चला रहा हूं वो आपको जो एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्दी सीरीज दोबारा के नाम से। वहां पे आप विजिट करके आप कंप्लीट जो प्रैक्टिस सेट है वर्दी सीरीज दोबारा की उसे आप देख सकते हैं। तो आज जो हमारा है वो हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण ये जो है लेके आया हूं क्वेश्चंस, और ये प्रैक्टिस सेट हमारा 16 होने वाला है। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है वधु उत्सव का संधिविच्छेद रूप क्या होगा। वधुत्सव का संधिविच्छेद रूप क्या होगा। वध उत्सव होगा, वध उत्सव होगा, वधु प्लस उत्सव होगा या वधो प्लस उत्सव होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल वधु प्लस उत्सव। क्या हो जाएगा आपका वधु प्लस उत्सव जो है ये इसका संधिविच्छेद होगा। और ये जो वधु उत्सव लिखा हुआ है ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ स्वर का ये उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है। अब यहां पे ये जान लेते हैं कि आखिर दीर्घ स्वर क्या होता है। तो जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, जिसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आया कि दीर्घ स्वर क्या होता है? भैया दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिसके बाद समान स्वर आए और जो मिलकर के दीर्घ स्वर बनाते हैं उसे हम दीर्घ स्वर संध बोल देते हैं। यहां पे आपका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। देखिए लिखा हुआ है आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। यहां पे आपको भरना है, क्या भरा जाएगा? मिट्टी खराब कर रखी है, बालू खराब कर रखी है, सूरत खराब कर रखी है या दिमाग खराब कर रखा है। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। मिट्टी खराब करना मतलब एकदम बुरी तरीके से खराब कर देना, बुरी तरीके से जो है पीड़ित करना। तो यहां पे जो आपका भरा जाएगा रिक्त स्थान में वो भरा जाएगा मिट्टी। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट तो तीसरा प्रश्न हमारा है कि रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है? आपको बताना है कि जो रमेश चंद्र शाह जी हैं जिनको 2014 में विनायक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो जो विनायक रचना उनकी है वो किस विधा की रचना है? वो कविता है, उपन्यास है, कहानी है या जीवनी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल रमेश चंद्र शाह को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो विनायक रचना के लिए मिला, तो इनकी जो रचना विनायक है वह उपन्यास है। कौन सी विधा का है? तो भैया उपन्यास है। जीवनी, कविता या कहानी ये नहीं है, उपन्यास इसका राइट आंसर होगा। बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन होगा? अभूतपूर्व होगा, भूतपूर्व होगा, अनादि होगा या अद्वितीय होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब हो गया जो पहले कभी ना हुआ हो, ये क्या है हमारा? ये लॉन्ग शब्द है, लेकिन यहां पे उसका अगर एक सोचे कि एक शब्द में, तो एक शब्द में इसको बोला जाता है अभूतपूर्व। अब ये यहां पे देखिए भूतपूर्व लिखा है। भूतपूर्व का मतलब समझते हैं? जो पहले था पर अब नहीं है। भूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले था पर अब नहीं है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह पर अब नहीं। जैसे हमारे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या है? वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। हाँ प्रधानमंत्री थे लेकिन अब वह नहीं है। ठीक है। अब अनादि भैया क्या होता है? तो अनादि का मतलब होता है जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अनादि। और अद्वितीय किसे बोलते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं
अद्वितीय। तो समझ में आ गया, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। देखिए विराम भेद जो है इसमें जो दिया गया है, देखिए पूर्ण विराम बिल्कुल ये सही है, ये सिंबल आपका सही है। अल्प विराम का ये भी सही है। योजक चिन्ह का ये आपका गलत है और उद्धरण चिन्ह ये आपका सही है। भैया योजक चिन्ह जो होता है, जो योजक चिन्ह होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए योजक चिन्ह का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, माइनस के आकार का। जैसे गणित आपने पढ़ा होगा तो जिसमें घटाना नहीं होता है, तो ऐसे ही उसके आकार का होता है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसे बोला जाता है लाघव चिन्ह। इसे कौन सा चिन्ह बोलते हैं, ये आपका है लाघव चिन्ह। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही जो है सुमेलित नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। भैया चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है चाबुक, जो कि क्या है, जो कि एक निबंध संग्रह है, जो कि इनकी एक निबंध संग्रह है। अगर हम अन्य निबंधों की इनकी बात करें तो नोट कर लीजिए आप सभी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। निराला जी की जो अन्य निबंध संग्रह है, जो निबंध इनकी है, उनके नाम है प्रबंध प्रतिमा। देखिए प्रबंध प्रतिमा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो सकता है इस बार क्वेश्चन चाबुक पे पूछा गया है, नेक्स्ट हो सकता है कोई दूसरे पे पूछा जा सकता है। तो प्रबंध ये हो गया प्रबंध प्रतिमा ये, और इसके अलावा प्रबंध प्रतीक्षा एक प्रतिमा है, एक है हमारा प्रबंध प्रतीक्षा। ठीक है, देखिए प्रबंध एक और इनका प्रबंध करके है, मतलब कई सारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रबंध से शुरू किया है जो इनकी निबंध रचनाएं हैं। जैसे प्रबंध पूर्णिमा, तो आप देख सकते हैं तीनों में क्या आ रहा है, प्रबंध शब्द ही आ रहा है। फिर से देखिए एक और प्रबंध से इन्होंने लिखा है प्रबंध पद्म, प्रबंध पद्म नाम से भी इन्होंने एक जो है वो लिखा है। इसके अलावा एक इनका चयन जो है निबंध संग्रह, तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण इनके निबंध हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के मतलब जो है ये निबंध संग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा है, एक मिनट के लिए चलिए देख लेते हैं। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है, भूषण है, मतिराम है, पद्माकर है, या देव हैं। तो भैया भाव विलास और रस विलास के जो लेखक हैं वो हैं देव साहब। कौन है, देव साहब हैं। और इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो इनका हो गया प्रेम तरंग। नोट कर लीजिए, प्रेम तरंग जो है, जैसे भाव विलास और रस विलास जो इनकी कृति है देव साहब की, तो इनकी कुछ अन्य कृतियां भी हैं, उसमें से जो बहुत फेमस हैं प्रेम तरंग है। ठीक है, प्रेम तरंग नोट कर लीजिए। शब्द रसायन एक इनका रचना है, शब्द रसायन। ठीक है, बहुत ही फेमस की रचना है। इसके अलावा काव्य रसायन, सुजान विनोद, काव्य रसायन और काव्य रसायन के बाद जो है हम यहां पे जस्ट अ मिनट, देखिए काव्य रसायन हो गया, काव्य रसायन के बाद सुजान विनोद, ये कुछ इनके महत्वपूर्ण अन्य इनकी जो है कृतियां हैं देव साहब की, भाव विलास और रस विलास के अतिरिक्त। ठीक है, राधिका विलास भी इन्हीं की रचना है, भवानी विलास भी इनकी रचना है, देव शतक भी इनकी रचना है। तो बहुत सारी रचनाएं हैं, कुछ मैंने लिख दिया है, कुछ मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348 या अनुच्छेद 120? तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 348 में भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 348 में। ऑप्शन सी सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से एक यौगिक शब्द की
पहचान कीजिए, एक यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। भैया मुरलीधर, पंकज, पुस्तक या परमौषधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा परमौषधि। जो है वो एक यौगिक शब्द है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, परम प्लस औषधि। क्या हो जाएगा, परम प्लस औषधि। ये इसका संधि विच्छेद होगा और ये एक यौगिक शब्द है। तो अब ये जान लेते हैं कि भैया यौगिक शब्द फिर क्या होता है। तो ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो क्या हो, वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बना होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और ये जो इनके खंड जो होते हैं वो हमेशा सार्थक शब्द होते हैं। देखिए परम एक खंड है, औषधि दूसरा खंड है, और दोनों अपने आप में क्या है, सार्थक शब्द हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इनके जो खंड होते हैं वो एक सार्थक शब्द होते हैं। और जब दो सार्थक शब्द का मेल हो जाए, दो सार्थक शब्द जुड़ जाते हैं तो उसे ही हम यौगिक शब्द बोलते हैं। तो यहां पे यौगिक शब्द कौन सा होगा भैया, परमौषधि होगा। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। देखिए ये गलत है, ये आपका सही हो सकता है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, गलत है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे जो सही हो, देखिए सर्वस्व नहीं होता है, सर्वत्र होता है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब था हर जगह, हर जगह क्या है, शांति है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, रा व्यंजन नहीं आया है, कौन सा ऐसा शब्द इस चार विकल्पों में से दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है, मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूम। तो भैया जो मातृभूम है इसमें क्या है, रा व्यंजन नहीं आया है। तो हम बता देते हैं कि देखिए किस किस, देखिए मातृभूम जो बना है वो बना है जानते हैं किससे, देखिए मां आया है, ठीक है। इसके अलावा क्या आया, बड़ा आ आया, देख रहे हैं ना, बड़ा मां, बड़ा फिर मात्रा लगा हुआ है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका ता है, क्या है, ता है। फिर क्या है, फिर आपका री है, री के बाद आपका क्या है, भा है। फिर क्या है, फिर बड़ा ऊ है, क्या है, बड़ा ऊ है। फिर क्या है, फिर मां है, और फिर क्या है, छोटी ई है। तो देख सकते हैं इतने सारे वर्णों से मिलकर के मातृभूमि बना है, लेकिन इसमें रा शब्द कहीं नहीं आया है, रा शब्द देख रहे हैं कहीं नहीं आया है। इसलिए इन चारों विकल्पों में जो मातृभूम है यही एक ऐसा शब्द है जिसमें रा व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, दामनी दमक रह न घन माही खल कै प्रीत जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, कौन सा छंद है, सवैया है, दोहा है, चौपाई है या सोरठा है। तो भैया इसमें जो है चौपाई है। अब चौपाई क्या होता है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। क्या है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और चौपाई जो है वह एक सममात्रिक छंद होता है। तो यहाँ पे जो लाइन दी गई है, पंक्ति जो दी गई है कि दामनी दमक रह न घन माही खलकै प्रीत जथा थिर नाही, ये एक चौपाई छंद है। और चौपाई छंद क्या होता है, चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा, इन चार में से कोई एक ऐसा वाक्य है जो अशुद्ध लिखा हुआ है, अशुद्ध वाक्य छाटना है। कृष्णा जी के अनेकों नाम है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे ये सही है, लेकिन ये गलत है। क्या गलत है, आप लोग ढूंढ करके कमेंट करें फटाफट कि क्या गलत लग रहा है आपको। कृष्णा जी के अनेकों नाम है, बताइए। तो भैया इसका जो सही वाक्य होगा, जो सही रूप होगा इस वाक्य का, वह क्या होगा, वह होगा कृष्ण जी। कृष्णा जी नहीं होगा, कृष्ण जी होगा। कृष्ण जी के अनेक नाम है, अनेकों नहीं होगा, कृष्ण जी के अनेक नाम हैं।
ये आपका क्या होगा, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। किसका, कृष्णा जी के अनेकों नाम है, ये गलत वाक्य है, ये अशुद्ध वाक्य है, और शुद्ध क्या होगा ये। और आपसे प्रश्न क्या किया गया, अशुद्ध वाक्य छाटो, तो अशुद्ध वाक्य यही होगा, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल, रचना शब्द जो है या स्त्रीलिंग का शब्द है। ध्यान दीजिए, जो नकारांत शब्द होते हैं, नकारांत शब्द जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका रचना हो गया, जैसे प्रार्थना हो गया, जैसे प्रस्तावना हो गया, जैसे आपका वेदना हो गया, जैसे घटना हो गया, ये सभी नकारांत शब्द हैं। और जितने भी नकारांत शब्द होते हैं वे सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। यहां पे जो रचना शब्द है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास होगा। बिल्कुल, देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। अब क्या होता है भैया तत्पुरुष समास, तो जिस समास का उत्तर पद, जिस समास का उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब अंतिम पद, तो जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। इस पद में जो प्रथम पद होता है वह विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वह विशेष से होता है। ध्यान रखिएगा कि जो तत्पुरुष समास होता है इसमें प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है, और इस समास का जो अंतिम पद होता है, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, उसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16वां हमारा है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। उपर्युक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। भैया मुझे अशुद्ध है, आज अशुद्ध जो है अशुद्ध है, खाने का या मन नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आप कहने में ही लग रहा है कि यार ये सही नहीं है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, ये सेंटेंस, ये वाक्य अशुद्ध है। और इसमें कौन सा पार्ट अशुद्ध है, तो मन नहीं होती है, ये आपका अशुद्ध अंश है। तो इसकी जगह पे होगा क्या, इसके जगह पे होगा मन नहीं है। क्या होगा, मन नहीं है, मतलब सेंटेंस पूरा हो जाएगा, मुझे आज खाने का मन नहीं है। तो यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है, अपूर्ण भूत है, पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है या आसन्न भूत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17वें का वो होगा ऑप्शन ए, अपूर्ण भूत है। बिल्कुल, सुरेश गीत गा रहा था, इसमें कौन सा जो है वाक्य में कौन सा काल है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अपमान में उपसर्ग है, अपमान में उपसर्ग, देखिए उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरुआत में जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है। यहां पे आपको ढूंढना है कि अपमान में उपसर्ग क्या है। तो भैया देखो, अपमान, अप क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होने वाला है। कुछ और शब्द जैसे अपभ्रंश, तो अप और भ्रंश, भ्रंश जो है वो मूल शब्द है, अप उसका उपसर्ग हो गया। जैसे अपयश, जैसे अपहरण, जैसे अपराध, जैसे अव्यय, ठीक है, जैसे अपव्यय। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जिसमें अप उपसर्ग लगता है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे दे दिए, अपभ्रंश, अपयश, अपहरण, अपराध, अपव्यय, अव्यय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अप शब्द होगा उपसर्ग, ऑप्शन डी सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द ढूंढना है, गांव, अमृत, उच्च या एकत्र में कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है, जो तद्भव है। तो यहां पे मैं एक तरफ लिख देता हूं तद्भव और एक तरफ लिख देता हूं तत्सम, पूरा बता देता हूं आपको जिससे पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए गांव जो है, जो गांव है ये क्या है आपका, गांव आपका तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव शब्द है। जबकि अमृत और उच्च और एकत्र ये सब क्या है, ये सभी
तत्सम रूप हैं, तो इसके तद्भव क्या होंगे, गांव का क्या होगा। यहां पे 1 मिनट के लिए मैं ऐसे करता हूं जिससे आप लोगों को और स्पष्ट हो जाए। देखिए यहां पे 1 हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पे जो अमृत है इसके अलावा उच्च हो गया और एकत्र हो गया, ठीक है। तो गांव का जो हमारा तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, ग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम होता है। अब देखिए अमृत का क्या पूछा गया, अमृत का अगर तद्भव पूछा जाता तो यहां पे हो जाता आपका अम्यय। क्या हो जाता, अम्यय हो जाता। इसके अलावा अगर उच्च का पूछा जाता तो क्या हो जाता, ऊंचा हो जाता। एकत्र का अगर पूछा जाता तो इकट्ठा हो जाता। क्या हो जाता, इकट्ठा हो जाता। तो इस तरीके से यहां पे जो प्रश्न किया गया था कि 4 में से कौन सा तद्भव है, देख रहे हैं तद्भव वाले में गांव लिखा है और गांव आपका क्या है, गांव तद्भव है और इसका तत्सम रूप होता है ग्राम। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लेके आ रहा हूं। आप लोग इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों तक भी शेयर करिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोग स्वार्थी हो तो भैया बिल्कुल मत शेयर करो, अगर स्वार्थी नहीं हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और अगर चैनल पे आज पहली बार विजिट किए हो तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट पे जाओ, वर्दी सीरीज दोबारा आपको एक प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, उसको आप देखिए। आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, उस प्रैक्टिस सेट को देखिए। चैनल पे नए हैं तो भैया बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। क्यों, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन अगर आप सबसे पहले चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।